Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 5th of October 2023। तो आप हमारे इनिशिएटिव्स को लाइक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप सेशन डिस्कशन अगर अच्छा लगता है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच भी बढ़े और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। फर्स्ट एडिटोरियल इज इमरजेंसी एरा, द अरेस्ट एंड एक्शंस इन न्यूज़ क्लिक केस आर एम्ड एट चिलिंग इफेक्ट। तो ये सभी को पता है कि न्यूज़ क्लिक के जो कुछ जो उनके जो वो हैं ऑनर हैं, ठीक है ना, और जो उनके कुछ स्टाफ हैं उनको जो है अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारा का सारा आया है। और जो उनको यूएपीए के अंडर उनको अरेस्ट किया गया, ये सबको ध्यान रखना। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जो है उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये उनको जो ये बताया गया, रीजन बताया हुआ, तो बताया गया द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर ए टेरर केस विद Chinese links, but no article or content has been brought to light that suggests any link to terror or pro Chinese propaganda। तो उनको अरेस्ट जिस उसमें किया गया है उसके अगेंस्ट ये बता रहे हैं कि जो कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट ने जो है मतलब जो अथॉरिटीज है उन्होंने ऐसा कोई आर्टिकल या कंटेंट नहीं दिया है कि जिससे ये सजेस्ट हो सके कि कोई लिंक उनका था, ठीक है ना। फिर ये भी बोला है कि ये जो एक्शंस हैं जो वेबसाइट के अगेंस्ट है वो कोई नए नहीं है, क्योंकि ये अंडर स्क्रूटनी चल रहा था ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2021। उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काफ़ी सीजर भी किया पहले भी, लेकिन कोई चार्जशीट जो है उसमें फाइल नहीं हुई थी। तो इसलिए जो दिल्ली हाई कोर्ट था उन्होंने उसके जो वो हैं, ठीक है ना, इंटरिम प्रोटेक्शन भी दिया था जो मिस्टर पुरकायस्थ हैं उनके जो ओनर हैं उनको, ठीक है ना। और उसके बाद तो यहाँ पे जो कुछ अपोजिशन वाले हैं या जो कुछ बाकी लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि उनको एक तरह से ये जो एक्शन किया गया है इट इज ड्रिवन बाय एन इम्पल्स टू स्केप गोट ए मीडिया आउटलेट एंड टू ब्रिंग अबाउट देयरफॉर ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल जर्नलिज्म। कि क्रिटिकल जर्नलिज्म के अगेंस्ट चिलिंग इफेक्ट लाने को लाया। फिर ये बोलते हैं कि नो गवर्नमेंट कैन और शुड so brazenly target journalists solely based on suspicion about its funding and thereby undermine the freedom of expression which is guaranteed under the constitution। कि आप सिर्फ सस्पिशन के ग्राउंड पे जो है आप इस तरीके से जर्नलिज्म को जो है आप टारगेट नहीं कर सकते हैं, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच का जो दिया हो उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लेट देयर बी लाइट। तो इसको इमरजेंसी उसके साथ जो है कन्वर्ट किया है क्योंकि ये जो ये मिस्टर पुरकायस्थ थे वो पहले भी अरेस्ट हुए थे। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे भी उनको अरेस्ट किया गया था। तो उन्होंने बोला कि कहीं इमरजेंसी जो है वो रिपीट ना हो जाए, बस पिछली बार विजिबल थी, इस बार जो है वो विजिबल नहीं है। लेट देयर बी लाइट, फिजिक्स नोबेल सेलिब्रेट टेक्निक्स टू मेजर चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है वो एन ए एल व्हीलियर, पायरे अगोस्तिनी और फेरेंस क्रोज को दिया गया है 2023 का फिजिक्स का नोबेल। और उन्होंने क्या किया है, दे हैव for making the tools to measure the वन टू मेजर द एटोसेकेंड्स, ठीक है ना। एटोसेकेंड्स की मेजरमेंट के लिए जो टूल्स हैं डेवलप किए गए हैं उनको लिए जो है ये नोबेल प्राइज दिया गया है। और एटोसेकेंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वन डे एग्जाम में भी आपको दिखेगा वन एटोसेकेंड कितने के बराबर होता है। तो वन एटोसेकेंड 10⁻⁻18 सेकंड के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्या रहेगी, द यूटिलिटी फॉर पीपल हियर वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अभी जो कोविड का वैक्सीन दिया था ना, एमआरए कोविड के लिए जो एमआरएनए वैक्सीन डेवलप थी उसके लिए जो मेडिसिन वाला नोबेल था उसमें दिया गया था। तो वहां पे उसकी यूटिलिटी जो है वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो दिखती थी। वेयर एज दैट फॉर एटो सेकंड फिजिक्स इज नोट। और जो एटो सेकंड की जो डिस्कवरी है वो फिजिक्स में उसकी विजिबिलिटी ऐसे नहीं दिखती कि क्या एप्लीकेशन रहेगा। लेकिन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस फॉर एब्सेंस। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो आप मेंस में लिख सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी कि इसकी यूटिलिटी आप फ्यूचर में देख सकते हैं। और बहुत सारे जो इवेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं जानते हैं तो वो सारे जो है वो कही जा सकते हो अननोन पॉसिबिलिटीज हैं। साइंटिस्ट हैव ए वे टू एलिमिनेट हिदरटू अननोन पॉसिबिलिटीज विद डिस्कवरीज ऑफ फिनोमेना दैट लिव एंड डाई इन एटोसेकंड। ऐसे फिनोमेना जो कि केवल एटोसेकंड्स के लिए ही रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, तो उनको अब आप देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास टूल्स हैं जिससे आप मेजर कर सकें एटोसेकंड्स को भी, ठीक है। तो उस उन इवेंट्स को भी आप एक तरह से अनर्थ कर पाएंगे, ऐसा उसने बोला है। आगे देखते हैं। रिट्रीब्यूशन
फॉर द साउथ, एक्वलेट फॉर द नॉर्थ। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि जो डिलिमिटेशन की बात चल रही है, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से उनका नंबर जो है वो रिवाइज किया जाना है, उसके लिए आर्टिकल है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो 1971 के सेंसस से जो है वो बेस्ड था, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिमार्क की गई थी। उसके बाद वो अगले 25 सालों के लिए जो फ्रीज कर दी गई थी थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फिर उसके बाद 2001 में फिर से अमेंडमेंट लाया गया, 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और उसके बाद वो जो है फर्दर उसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया डिलिमिटेशन वाली एक्सरसाइज को। और वो कब तक? अंटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 की 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके पॉपुलेशन नंबर के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो की जाएंगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, जो 81 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको इक्वल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है उनको आपको रखना है, ठीक है ना। मतलब वन वोट वन वन वोट वन उसके आधार पे चल जाता है, ठीक है ना। वन इंडिविजुअल वन वोट के आधार को वो करने के लिए कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वल रहे, ठीक है ना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स किए हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी उन्होंने देखा कंट्रोल मेजर्स के बावजूद उनका पॉपुलेशन स्टेबल हुआ है। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो उनका पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हुआ है। तो अगर ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको एज ए पनिशमेंट जो है उनकी सीटें कम होने वाली हैं। तो इफ द इक्वल साइज ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय पॉपुलेशन एनफोर्स टुडे, अगर आज देखें हम जो 2023 के प्रोजेक्शंस थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम आज एनफोर्स करते हैं, तो जो 5 सदर्न स्टेट्स हैं वो 23 सीट लगभग लूज कर जाएंगी। वहीं जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको 37 सीटों का फायदा मिलेगा। तो ये मेंस में आप देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कहें, जो प्रोपोर्शन है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो नॉर्दर्न स्टेट्स में इंक्रीज हो जाएगा 6.81% से, वहीं सदर्न स्टेट्स में वो डिक्लाइन हो जाएगा 4.24% के साथ, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, फिर ऑथर ने फर्दर ये कहा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ था हैपन्स नॉट ओनली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कि केवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सभी स्टेट्स में होना चाहिए था, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल चेंज दैट इज इंजीनियर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोशल चेंज जो इंजीनियर किया गया था उस टाइम पे जो सोसाइटी के लीडर्स थे उनके द्वारा जो सोशल चेंज लाया गया उसका भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो सदर्न स्टेट्स में हुआ है वो एक क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का, जो लीडर्स का रोल है सोशल चेंज लाने में। So therefore, reducing the proportional representation of the southern states in the national parliament is not only a disincentive for these states, but also an incentive for others not to take population control। जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो डिसेंटिव है ही, साथ में जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो एक इंसेंटिव का काम कर रहा है, उनको सीटें और ज्यादा मिले हैं तो वो क्यों कंट्रोल करना चाहेंगी। एंड सोशल चेंज एज पब्लिक पॉलिसी सीरियसली, तो इस चीज को उसने यहाँ पे बोला है। फिर फर्दर उसने बोला कि 13th फाइनेंस कमीशन था, देखें जो डिवोल्यूशन होता था टैक्सेस का भी यूनियन और स्टेट्स के बीच में, वो भी एक तरह से 1971 के जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स वो कर रखा था, फ्रीज कर रखा था, उसके आधार पे लिया जाता। लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने क्या किया, सॉरी 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, जो जो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, तो उसने यूनियन गवर्नमेंट ने स्टिपुलेट किया कि apart from taking the 1971 population, the commission may also consider demographic changes since 1971। कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं 1971 के बाद से उनको भी आपको लेना पड़ेगा wherever the population is to be used, ठीक है ना। तो 13 फाइनेंस कमीशन का टाइम आप देखिए 2010 से 15 का वाला था, तो उसमें जो है उन्होंने बोला, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि एस्टेब्लिश प्रैक्टिस जो थी रिगार्डिंग सदर्न स्टेट्स फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अवार्डिंग द पॉपुलस स्टेट्स, कि जो पॉपुलस स्टेट्स हैं उनको अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। फिर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे 15th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, उसने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि जो 2011 का पॉपुलेशन है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला में यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मतलब उनको जो पॉपुलस स्टेट्स हैं उनको अवार्ड की बात को और ज्यादा पुख्ता किया गया, ठीक है ना। फिर फर्दर ऑथर ने कंक्लूड ये किया है कि द यूजिंग द करंट पॉपुलेशन फॉर डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी by equalizing population and in the distribution formula for assignment of union government tax revenue to states, it is clear retribution for the population control efforts of the southern state। कि southern states ने जो efforts किए हैं कंट्रोल करने के लिए population के, उनको कहीं ना कहीं रेट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है। वहीं पे इट इज अ ट्रांसपेरेंट एक्कोलेड फॉर द हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन द नॉर्दर्न, वहीं पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स में हायर पॉपुलेशन गिर रही है उनको कहीं ना कहीं एक्कोलेड किया जाए, तो उसको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, करा जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इट, आगे देखते हैं।
कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो कार्बन अकाउंटिंग की यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। जो क्लाइमेट पॉलीक्राइसिस एक टर्म है, ये टर्म जो है पॉपुलर की गई थी एडम टूज के द्वारा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड एंड कंपाउंडिंग क्राइसिस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज दैट आर अफेक्टिंग द प्लेनेट नॉट जस्ट इन अ फ्यू सेक्टर्स बट अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स एंड डोमेन। सेवरल सेक्टर्स और डोमेन्स में जो इंटरकनेक्टेडनेस है, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, उसको जो है उसको बोलते हैं हम पॉली क्राइसिस। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इट एनकम्पासेस द फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर जिसमें आता है, सी लेवल राइज आता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स हो गए, इम्पैक्ट्स हो गए, और साथ साथ जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं दैट अराइज फ्रॉम दीज इम्पैक्ट्स, वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट होते हैं। ठीक है ना, पॉली क्राइसिस का। तो पॉली क्राइसिस के लिए ऑथर ने जो सॉल्यूशन बताया वो भी क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया है एनसीए, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसने बोला कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट स्टेप क्या बताया, उसने बताया मेजरमेंट, कि कोई चीज अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप ये नहीं डिसाइड करते उसके लिए कैसे काउंट करना है, कैसे उसको काउंटिंग करना है। तो वी नीड टू मेजर कार्बन एमिशंस फ्रॉम दैट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स टू दैट ऑफ नेशन एज ए होल इंक्लूडिंग ऑल दैट इन द फ्लो। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्राम पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशन, इसलिए इस तरीके से आपको जो है वो मेजरमेंट करना पड़ेगा कार्बन एमिशंस का। ठीक है ना। फिर हमें एक अकाउंटिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा दैट हेल्प अस टू बैलेंस अवर कार्बन बुक, जिससे हम अपनी कार्बन बुक्स को बैलेंस कर सके। तो जिस तरह से मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट होते हैं, उसी तरह से ए नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम इज बोथ एन इवोल्यूशनरी एंड ए रेवोल्यूशनरी जनरलाइजेशन ऑफ दीज आइडिया। और ये जो आइडिया की हम बात करें, इसके लिए क्या है, ऑथर ने सजेस्ट किया ए नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो सजेस्ट किया कि वो एक इवोल्यूशनरी भी रहेगा और साथ साथ रिवोल्यूशनरी जनरलाइजेशन भी रहेगा इन सब आइडियाज के लिए। ठीक है ना। बाकी सारे आर्टिकल में कार्बन अकाउंटिंग की बात की कि कैसे हम जैसे मॉनेटरी टर्म्स को हम करते हैं, लेकिन उसने कहा कि मनी तो हमें साफ साफ दिखती है, तो कार्बन हमें एमिशंस कैसे दिखेंगे, तो वो कार्बन अकाउंटिंग के थ्रू आप जो है कार्बन एमिशंस को भी आप एक तरह से मेजर कर पाएंगे, देख पाएंगे और उनकी अकाउंटिंग कर पाएंगे। अ प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स रिक्वायर्स अस टू कीप ट्रैक ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कार्बन, दैट इज नेशनल कार्बन अकाउंटिंग। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, वही कार्बन टैक्स की, प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स लगा के हम जो है उसका ट्रैक रख सकते हैं कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है कार्बन का। ठीक है ना। कार्बन अकाउंटिंग इज अ वे फॉर कंपनीज टू कीप ट्रैक ऑफ द कार्बन दे आर प्रोड्यूसिंग, रिमूविंग, स्टोरिंग एंड ऑफसेटिंग। कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना रिमूव कर रहे हैं, कितना स्टोर कर रहे हैं, कितना ऑफसेट कर रहे हैं, कार्बन अकाउंटिंग से उन सबका कंपनी जो है ट्रैक रख पाएंगी। तो जो एनसीए की बात करिए, इट विल ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन बुक्स to the nation and will make it mandatory for businesses and individuals to declare report their carbon inflows and outflows। कि उनको मैंडेटरी रिपोर्ट करना पड़े कितना आउटफ्लो कर रहे हैं कार्बन का, कितना इनफ्लो हो रहा है, और कार्बन बुक्स जो है उनको कॉन्सेप्ट जो कार्बन बुक्स का है वो लाया जाएगा और उसको मैंडेटरी कर दिया जाए बिजनेस इंडिविजुअल को, वो डिक्लेयर करेंगे जैसे कि वो अपना अभी इनकम डिक्लेयर करते हैं उसी तरह कार्बन आउटफ्लो इनफ्लो वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना। तो पॉली सॉल्यूशन इसी को बोला है उसने कि जो एनसीए है इट इज अ पॉली सॉल्यूशन टू द पॉली क्राइसिस। जो पॉली क्राइसिस की हमने बात की थी उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग। तो होप आपको ये समझ आया होगा। वुमेन्स कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट, तो जर्नी यहाँ पे बताई कि कैसे पंचायत में जो इनिशिएट किया गया था वुमेन के लिए रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, वो कैसे पार्लियामेंट तक पहुंचा है। तो जो अभी आपको ये याद रखना है प्री के लिए, जो वुमेन का रिजर्वेशन आया वो अब एक्ट बन चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन का 106th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बन गया है। तो 100 से लेके 106 तक के जो भी अमेंडमेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं प्री के लिए। ठीक है जी, कभी भी पूछ लेते हैं और आपको मेंस में भी आप इनको कोट कर सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है ना। एज द फर्स्ट लॉ पास इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग ए स्पेशल सेशन, दूसरी बात याद है जो पहला लॉ है ये पास हुआ है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में और वो भी स्पेशल सेशन के दौरान। ठीक है ना। तो 30 साल हो गए हैं जब जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट एनएक्ट हुए थे, जिन्होंने जो है वुमेन्स को जो रिजर्वेशन दिया था और वहाँ साथ साथ एससी एसटी को भी दिया था बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज पॉपुलेशन, और एनेबल किया गया था स्टेट की वो रिजर्व कर सकते हैं सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेज। हालांकि जो प्रेजेंट जो लाया उसमें बैकवर्ड क्लासेज के लिए कोई जो है वो बात नहीं की गई है। ठीक है ना। फिर जो प्रेजेंटली अगर हम देखें जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहाँ पे एक लेवल पे तो वर्टिकल रिजर्वेशन है फॉर सीट्स फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, और वहीं पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी भी है रिजर्वेशन की फॉर वुमेन दैट अप्लाइज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज जनरल एससी एसटी एंड ओबीसी। वही है कि जनरल एससी एसटी ओबीसी के लिए एक हॉरिजॉन्टल जो है रिजर्वेशन भी है वहाँ पे। ठीक है ना। तो उसी से जो है ऑथर ये कह रहा है कि उसी से जो है हमें सिमिलर मॉडल जो है अडॉप्ट करने की जरूरत है इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन की वुमेन के लिए। तो कुछ स्टेट्स में जो है 50% तक भी उन्होंने जो है वो रिजर्वेशन कर रखा है। हालांकि जो
एक्ट थे 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने 1/3 जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था। इम्पैक्ट क्या रहा है रिजर्वेशन का? तो बियॉन्ड रिजर्वेशन हैज वुमेन्स रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स यील्डेड सब्सटेंटिव बेनिफिट। क्या सच में जो लोकल गवर्नमेंट्स है उन्होंने कुछ सब्सटेंटिव बेनिफिट दिए हैं या सिर्फ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही उन्होंने प्रोवाइड किया है? तो यहाँ पे कुछ पेपर्स की बात की 2004 में पेपर जो है एस्टर दफ्लो और राघवेंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पेपर जो है डेवलप किया था ऑन पंचायत इन वेस्ट बंगाल राजस्थान। तो उन्होंने दिया था कि वुमेन लीडर्स इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक गुड्स एंड एंश्योर इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पंचायत मीटिंग। एक तो उनकी ये फाइंडिंग थी। दूसरा इसमें एक्सपेंसिव स्टडी की गई 2011 में अक्रॉस 11 स्टेट्स बाय मिसेस डफ्लो एंड अदर्स, और उन्होंने रिफर्म किया था कि वुमेन लेड पंचायत मेड हायर इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक सर्विसेज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एजुकेशन एंड रोड्स। ठीक है ना। वहीं कॉन्टेस्ट में अगर देखें 2010 का पेपर था बाय प्रणब वर्धन और अदर्स। It found that women's reservation worsened the targeting of welfare programs for SC/ST household and provided no improvement for female-headed household। ये contrary है कि कोई उन्होंने जो जो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं प्रोवाइड किया था फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड में, और जो वर्सन कर दिया था टारगेट जो थे वेलफेयर प्रोग्राम के SC/ST हाउसहोल्ड्स के लिए। फिर 2008 में पेपर आया था विजेंद्र राव और राधुबन ने, उन्होंने फाउंड किया कि वुमेन लीडर्स परफॉर्म नो डिफरेंटली देन देयर मेल काउंटर पार्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अगर देखें तो मेल काउंटर पार्ट से कोई अलग वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। और Instead, institutional factors such as the maturity of the state's पंचायत सिस्टम were more relevant। वहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंस है मेच्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का, जैसे कि मेच्योरिटी ऑफ स्टेट पंचायत है सिस्टम है उनकी मेच्योरिटी, और जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो इंस्टीट्यूट बिल्ड किए हैं उनके जो है मेन रोल रहा है, ज़्यादा रेलेवेंस उनका रहा है। वुमेन और मैन होने से लीडरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता है सदर्न स्टेट्स में। ठीक है ना। फिर 2020 में जो है पेपर दिया गया अलेक्जेंडर ली के द्वारा, वरुण कुरवे रामचंद्र के द्वारा, एग्जामिनिंग रिजर्वेशन इन दिल्ली, जहाँ पे उन्होंने दिल्ली में रिजर्वेशन की बात की थी, एग्जामिन किया था। एंड इट फाउंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड फॉर वुमेन आर लेस लाइकली टू इलेक्ट ओबीसी वुमेन एंड मोर लाइकली टू इलेक्ट अपर कास्ट वुमेन। वहाँ पे ये देखा गया कि जो अपर कास्ट वुमेन है उनको ज़्यादा लाइकली है कि वो इलेक्ट की जाए देन ओबीसी वुमेन को। तो अनसर्टेन फ्यूचर की यहाँ पे बात की है। द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी जो है इम्पैक्ट वो नहीं है वुमेन्स के रिजर्वेशन का, हर जगह का रीजन वाइज जो है वो अलग अलग है, स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग है। ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। फिर फाइनली उन्होंने वो डिस्कस किया कि जो कंडीशनैलिटी लगाई गई है कि अगले जो डिलिमिटेशन होगा, जो इलेक्शन होगा, उस या सेंसस होगा उसके बाद जो है वो रिजर्वेशन जो है इफेक्ट में आएगा, वो भी उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है ना। द रोलर कोस्टर दैट वाज 2023 मॉनसून। तो यहाँ पे 2023 मॉनसून का जो कहीं डेफिसिट कहीं पे ज़्यादा देखने को मिला उसकी बात की है। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या द मॉनसून सीजन हैज बीन एरेटिक। इस साल का जो मॉनसून सीजन है वो एरेटिक रहा है। इट स्टार्टेड विद सीवियर डेफिसिट देखा गया इनिशियल डेज ऑफ जून में, फिर सरप्लस देखा गया मैनी डेज ऑफ जुलाई में, और जिससे फ्लड आ गई काफी सारे नॉर्दर्न स्टेट में। उसके बाद ड्राइएस्ट अगस्त देखा गया सिंस 1901 से, पिछले 100 से ज्यादा सालों में जो है ड्राइएस्ट अगस्त देखा गया। और फिर रिकॉर्ड सितंबर रेंज जो है वो हुए टू कंपनसेट लीडिंग टू ए नॉर्मल मॉनसून। ठीक है ना। तो जून से सितंबर तक मॉनसून रहता है और उसके बाद अक्टूबर में जो है वो रिट्रीट करने लग जाता है। तो आईएमडी की अगर देखें, इट एट्रीब्यूट्स डेज विद डेफिसिट रेनफॉल दिस सीजन टू द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। तो आईएमडी ने बोला है कि जो डेफिसिट रेनफॉल रहा है इस सीजन में वो रहा है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, और जो सरप्लस रेनफॉल रहा है स्पेशली इन सितंबर वो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो यहाँ पे एल नीनो और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की दोनों के डेफिनेशन को आपको देखना है। प्री के लिए आपके दोनों डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो एल नीनो क्या होता है? इट इज अ क्लाइमेट पैटर्न that describes the periodic warming of sea surface temperatures in the eastern and central Pacific। ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक में जो वार्मिंग होती है सी सरफेस की पीरियोडिक, उसको जो है एल नीनो जो बोला जाता है। ये क्लाइमेटिक पैटर्न है। ठीक है ना। और ये बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल के लिए जो इंडिया में वो लिंक्ड है। वहीं पे आईओडी की बात करें तो इट इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन क्लोजर टू द अरेबियन सी एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन ओशन के हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको आईओडी बोला जाता है। और जो पॉजिटिव आईओडी है उसका मतलब होता है कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो वार्मर रहने वाला है देन द एवरेज, वाइल द ईस्टर्न पार्ट जो है कूलर रहने वाला है देन द एवरेज। और पॉजिटिव आईओडी जो है इंडियन ओशन डाइपोल है, इट इज एसोसिएटेड विद अबव एवरेज मॉनसून रेनफॉल। लेकिन ये जो तीनों चीजें एल नीनो और जो आईओडी हैं उनसे हमेशा ही नहीं कि हमेशा ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, मतलब मॉनसून डेफिसिट रहने वाला है, रेनफॉल वो रहने वाला है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है क्योंकि और अलग फैक्टर्स भी हैं जिन पे रेनफॉल जो है वो डिपेंड करता है। तो जो एलपीए की बात की फिर यहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हैं एलपीए को। तो एलपीए जो एवरेज रेनफॉल रहता है रिसीव्ड बिटवीन 1971 2020 को हम एलपीए कहते हैं। और डिपार्चर
-20% अगर डिपार्चर होता है तो लोअर पॉइंट्स की तरफ, तो उसको हम डेफिसिट रेनफॉल बोल देते हैं। अगर डिपार्चर पॉजिटिव की साइड होता है, +20% का डिपार्चर होता है, तो हम उसको सरप्लस रेनफॉल बोल देते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में रहता है तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। तो मंथली परसेंटेज डिपार्चर अगर देखें रेनफॉल का, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज था इंडिया में, वो -9% था जून में, वहीं +13% रहा जुलाई में, -36% रहा अगस्त में, और +13% रहा सितंबर में। तो ये आप प्री के लिए एज इट इज याद भी रख सकते हैं चाहे तो, और वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप बस इसको ध्यान रखिए कि कैसे कैसे हुआ है। जून में कम रहा, फिर जुलाई में रहा, उसने कंपनसेट किया, फिर अगस्त में काफी कम रहा, फिर सितंबर में थोड़ा सा कंपनसेट किया गया। तो ओवरऑल तो डेफिसिट ही है, ठीक है ना। फिर सब डिविजन्स की अगर बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जनजेटिक वेस्ट बंगाल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल में यहाँ पे जो है डेफिसिट रेनफॉल देखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करें सब डिवीजन सौराष्ट्र, कच्छ की, वेस्ट राजस्थान की, तो उनके पास सरप्लस रेनफॉल रहा है, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया रहा है उसमें रिकॉर्ड किया है नॉर्मल रेनफॉल, यानी कि विद इन +19% -19% रेंज में जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है ना। तो ला नीना की भी यहाँ पे बात की, एल नीनो हमने पढ़ लिया, इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ लिया, हम थर्ड जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो ला नीना है। ये तीनों डेफिनेशन आप अपने नोट्स में कहीं भी जो है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये कभी ना कभी पूछी जाती रहती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तीसरी डेफिनेशन ला नीना का है, इट इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द पीरियोडिक कूलिंग ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर्स इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक दैट इज एसोसिएटेड विद सरप्लस रेन इन इंडिया। ला नीना एसोसिएटेड सरप्लस रेन के साथ, वहीं पे एल नीनो हमने बताया था कि एसोसिएटेड इंडिया में डेफिसिट रेनफॉल के लिए। ठीक है ना। लेकिन वही है कि हमेशा की ये बात नहीं रहती है, कि हमेशा ऐसा नहीं है कि एल नीनो से जो है वो डेफिसिट रेनफॉल रहे और ला नीना से जो सरप्लस रेनफॉल रहे, क्योंकि अदर फैक्टर जो है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन मॉनसून को। ठीक है ना। तो दिस इज इट, होप आपको ये भी आर्टिकल आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, द इम्पैक्ट ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे। तो बिहार में सबको पता है हमने कि कास्ट सर्वे जो है हुआ है। अक्टूबर 2 को जो है बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022, और इसमें सर्वे में जो बात आई वो यही है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, दे टुगेदर एड अप टू नियरली 63% ऑफ द 13 करोड़ पॉपुलेशन। दोनों मिला के 63% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती हैं। वहीं पे जो ओबीसीज हैं, ईबीसीज हैं, एससी और एसटी हैं, वो लगभग 85% जो टोटल पॉपुलेशन को स्टेट में कंस्टिट्यूट करते हैं। तो कोई भी वेलफेयर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, मतलब इनके ये है। तो द सर्वे शोज दैट ईबीसी, जिसमें टोटल 112 कास्ट आते हैं, वो कंप्राइज करते हैं लार्जेस्ट चंक ऑफ द पॉपुलेशन द स्टेट विद अ 36.01% शेयर। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बीपीएससी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, और इस सर्वे के सारे डाटा को आपको याद रखना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बीपीएससी में। ठीक है ना। तो स्टेट का जो लार्जेस्ट जो इसमें कैटेगरी आई वो ईबीसी का है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज की, जहाँ पे जो है 36.0% शेयर, 1% जो शेयर है वो उनका देखने को मिला है। तो एक्सपर्ट्स की अगर माने फील्ड पे, तो सर्वे रिपोर्ट वुड डेफिनेटली फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज टू अनाउंस एंड इनिशिएट मोर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जाहिर सी बात है, सर्वे में 85% तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन देखने को मिला है, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनिशिएट करेंगे ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स, जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी उनको फोर्स करेंगे, ये जो डाटा आया है उसमें। ठीक है ना। ओबीसी का अगर दें तो वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर है उसका, 29 कास्ट इसमें है, और 27.12% शेयर जो है ओबीसी का है। सेकंड लार्जेस्ट कंटिजेंट है पॉपुलेशन इस कास्ट सर्वे में। ठीक है ना। कास्ट सर्वे की बात कर लेते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट ने जून 2022 में इशू किया था नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग कास्ट सर्वे इन द स्टेट ऑन इट्स ओन, एंड सब्सिक्वेंटली अलोकेटेड 500 करोड़ फ्रॉम इस कंटिजेंसी फंड फॉर द एक्सरसाइज। और ये टू फेज की काउंटिंग एक्सरसाइज थी, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन अगस्त दिस ईयर, अगस्त 2 में कंप्लीट हो गई थी, और इन्वॉल्विंग अराउंड 2.64 lakh enumerators documenting details of 29 million registered households। ये सारा का सारा डाटा आप याद रखें प्रीमियस दोनों के लिए। 29 मिलियन रजिस्टर्ड हाउस होल्ड थे, 2.64 लाख एनुमरेटर्स थे, और ये टू फेज की एक्सरसाइज थी। 500 करोड़ जो कंटीजेंसी फंड से एलोकेट किया गया था, स्टेट ने अपने ओन फंड से जो इसको किया गया था, जून में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और टोटल 214 का जो मेंशन है सर्वे में, सर्वे फॉर्म में, these were allotted different individual codes and the survey was segmented to 17 पॉइंट, 17 पॉइंट में सेगमेंटेड था, और अलग अलग जो कोड दिए गए थे 214 टोटल कास्ट मेंशन थे फॉर्म में। ठीक है ना। आउटकम्स की हमने बात कर ली है, और सिग्निफिकेंट हमने बता दिया कि अब जो ज़्यादा वेलफेयर स्कीम जो है वो बनने वाली हैं इनके पर्टिकुलर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ केविन मैकार्थी आउटस्टर। तो केविन मैकार्थी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेशन के जो वो थे स्पीकर थे, उनको जो आउट कर दिया गया है। तो मैकार्थी वाज डिफीटेड बाय 216 वोट्स इंक्लूडिंग 8 रिपब्लिकन्स एंड ऑल द हाउस डेमोक्रेट्स। तो 210 उनके फेवर में डली, 216 उनके अगेंस्ट डली, और इसमें से 216 में से 8 जो थी वो उनके खुद के जो रिपब्लिकन हाउस
जो रिपब्लिकन्स थे उनकी थी, क्योंकि वो रिपब्लिकन वाले उसको बिलोंग करते हैं, एंड हैड टू वैकेट हिज पोजीशन एज स्पीकर ऑफ द रिपब्लिकन मेजोरिटी हाउस। मेजोरिटी रिपब्लिकन थी, तो टोटल 218 रिपब्लिकन थे, उसमें से 8 ने उनके अगेंस्ट वोट किया, इसलिए उनका आउस्टर आउस्टर हो गया है। तो फ्लोरिडा रिपब्लिकन एंड ट्रम्प सपोर्टर मैट गेज्ड relied on a rarely used procedure to known as a motion to vacate to abruptly end Mr. मैकार्थीज टेन्योर एज स्पीकर। उनका जो टेन्योर है एज स्पीकर वो खत्म हो गया है। तो उससे क्या हो सकता है, इम्पैक्ट ये रहेगा, दिस कुड हैव ए नो कॉन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिपब्लिकन प्रोस्पेक्ट फॉर 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जाहिर सी बात है 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें रिपब्लिकन कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। तो हाउ डज द आउटस्टार रिफ्लेक्ट ऑन द डीपली डिवाइडेड रिपब्लिक, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके खुद की पार्टी ने जो है पार्टी मेंबर्स ने उनके अगेंस्ट वोट किया, तो इससे ये है कि डिवाइड तो जरूर है वहाँ पे। हु फाइल्ड द रेजोल्यूशन टू वैकेट द पोजीशन ऑफ स्पीकर, अब कौन जो है किसने रेजोल्यूशन चलाया था, जो ये हमने बता दिया, जो डेमोक्रेट जो फ्लोरिडा का रिपब्लिकन ट्रम्प सपोर्टर थे मैट गेज्ड, उन्होंने ये चलाया था। और हाउ मेनी रिपब्लिकन वोटेड अगेंस्ट, ये हमने बताया 8 रिपब्लिकन ने उनके अगेंस्ट जो है वोट किया था। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे ये जस्ट समझने की बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो ए रीटेलिंग ऑफ महाभारत थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ अल्लाह बख्श, यहाँ पे अल्लाह बख्श की पेंटिंग्स का बेसिकली उनको एक बुक के रूप में जो है 4 वॉल्यूम बुक के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है, और ये आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल जी ने जो है उसको किया था। एंड ट्राई टू अनरेवल द मिस्ट्री बिहाइंड द मैन हु इलस्ट्रेटेड द एपिक विद 4000 पेंटिंग्स डन इन मेवाड़ी मिनिएचर स्टाइल में पेंटिंग की गई थी। तो ये आपको प्री के लिए याद रखना है, जो अल्लाह बख्श की पेंटिंग थी वो 4000 पेंटिंग थी, और किस स्टाइल में थी, मेवाड़ी मिनिएचर स्टाइल में की थी, विच इज नाउ विद द गवर्नमेंट म्यूजियम इन उदयपुर। अभी प्रेजेंटली कहाँ पे, गवर्नमेंट म्यूजियम उदयपुर में है। तो बाकी यहाँ पे ऐसा है कि मुगल काल में भी काफी सारी मिनिएचर पेंटिंग जो है वो चली थी, और उसमें जो जेमिनी का नैरेटिव था उसको जो है सोर्स था बेसिकली अकबर के टाइम के पेंटर्स का, व्हेन दे क्रिएटेड द इल्यूमिनेटेड राज रज्मनामा फॉर द मुगल कोर्ट। रज्मनामा वहाँ पे क्या था, और रज्मनामा क्या है बेसिकली, ये भी आप के लिए याद करेंगे कि रज्मनामा जो है वो पर्शियन वर्जन है महाभारत का, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत का पर्शियन वर्जन को जो है वो नाम दिया जाता है रज्मनामा, ठीक है ना। तो फाइनली जो अल्लाह बख्श है, गिविंग अ विजुअल डायमेंशन टू द महाभारत बिटवीन 1680 एंड 1698 के टाइम पे उन्होंने काम किया था, विच हैपन टू कोइंसाइड विद द रेन ऑफ एम्परर औरंगजेब। और ये किस टाइम को बिलोंग करता था, ये भी प्री के लिए आपको याद रखना है, जो अल्लाह बख्श है वो एम्परर औरंगजेब के टाइम को बिलोंग करता था। और इसमें मेन क्वेश्चन क्या पूछा, ऑथर ने कंक्लूड किया कि इट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द महाभारत दैट मुस्लिम किंग ऑर्डर्ड इट्स ट्रांसलेशन एंड ए मुस्लिम आर्टिस्ट पेंटेड इट्स लेसन। कि ऐसा क्या स्पेशल था महाभारत में कि मुस्लिम जो किंग्स थे उन्होंने ऑर्डर किया कि इसका ट्रांसलेट किया जाए, और जो मुस्लिम आर्टिस्ट है उन्होंने इसके लेसन्स को पेंट भी किया, उनको मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू जो है कई, सिर्फ अल्लाह बख्श नहीं और बाकी पेंटर्स ने भी उसको कई बार डिपिक्ट किया है। तो आंसर लाइज इन द रीडिंग द एपिक, enjoying the visual feast of Bhalla and Deval books and understanding that some books transcend history। कि इसको पढ़ेंगे जब आप तभी समझ आएगा कुछ जो बुक्स हैं वो हिस्ट्री को ट्रांससेंड करने में कैसे जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो इसकी बुक्स जो अल्लाह भल्ला और देवाल की जो बुक है उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है और आपको डिस्कशन समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और बताइए कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश करेंगे, और कोई नया इनिशिएटिव या कुछ और स्पेशल चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू।